चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग अगर 20 है तो भारत के प्रधानमंत्री मोदी भी क्या उन पर 21 नहीं है? यही है इस वक्त की डिबेट। क्योंकि क्यों और कैसे, उस पर आने से पहले आपको अपडेट दे दिए। ब्रिक्स समिट के लिए प्रधानमंत्री आज शाम दक्षिण अफ्रीका पहुंच गए हैं। जोहान्सबर्ग में उनका भारतीयों ने भी बड़ी तादाद में स्वागत किया। प्रधानमंत्री कल ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेंगे और इसी दौरान कल इसरो से वर्चुअली भी जुड़ेंगे और चांद पर भारत का डंका बजाते चंद्रयान 3 की कामयाबी भी देखेंगे। लेकिन हमारी आज की बहस है ब्रिक्स में मोदी और जिनपिंग। यूं तो समिट में 5 देश है, लेकिन नजरें इन 2 नेताओं पर है। दोनों की आखिरी बार साइडलाइन पर मुलाकात 2019 में ब्राजील में हुई थी। उसके बाद 2020 में गलवान हुआ था, तब से द्विपक्षीय मुलाकात नहीं हुई है। 2022 में बाली में भी सिर्फ दुआ सलाम हुई। अब मोदी के अफ्रीका टूर की डिप्लोमेसी भी समझिए तो वो सीधी सी है कि अफ्रीका में चीन के विस्तारवाद को रोकना, उसे सीमित करना और अफ्रीका देशों को पहले की तरह भारत से दोस्ती में बांधे रखना। चीन की जीडीपी अब पहले जैसी नहीं रही, वहीं भारत की तरक्की रफ्तार पर है। उसकी आपदा को अपने अवसर में बदलना, ये भी मोदी के मिशन अफ्रीका का एक बड़ा हिस्सा है। इसके अलावा भी बहुत से दांव हैं जो अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में कभी भी पहले से बताकर नहीं खेले जाते। Welcome Modi ji to South Africa again. See you. We are waiting for you anxiously. आप लाखों करोड़ों लोगों के आदर्श हैं। हम आपका स्वागत करते हैं। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी दोनों कंट्रीज के इकोनॉमिक रिलेशंस फर्दर इम्प्रूव करने के लिए। He sits in my heart. He's a man who amplifies tenacity, respect and love. पीएम को देखकर जो ऊर्जा और उनका जो भाव था, कहा नहीं जा सकता। We're really proud of our Prime Minister. You know, he's done so much for India and he's made India really shine in the eyes of the world. तो इसी पर बात करेंगे कौन कौन से खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आरपी सिंह साहब हैं, मेरे साथ फॉर्मर डिप्लोमेट दीपक वोरा साहब हैं, मेरे साथ मेजर जनरल के सिन्हा साहब हैं। आरपी सिंह साहब, आज आपसे शुरुआत नहीं करूंगा, आज चूंकि एक इंटरनेशनल मसला है इसलिए एम्बेसडर दीपक वोरा से बातचीत की शुरुआत करूंगा, जनरल सिन्हा पर जाऊंगा, फिर आपके ऊपर आऊंगा क्योंकि आज बड़ा मुद्दा ये है। दीपक सर, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि हाल ही के दिनों में गलवान के बाद हमने जो डिप्लोमेसी दिखाई है चीन के प्रति, क्या हमने चीन के विस्तारवादी रवैये को अंतर्राष्ट्रीय दुनिया में एक्सपोज किया है और हम उसकी सप्लाई चेन को जो रिप्लेस करने का सपना देख रहे हैं उसमें हम कितने कामयाब होकर सफल हुए? आभारी हूं सर कि आपने ये मौका दिया है। आपके चैनल में जब भी आता हूं और आप होते हैं एंकर तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सो आपका मैं आभारी हूं, धन्यवाद करता हूं। फिर आपके 2 विशेषज्ञ और हैं, उनकी जानकारी मुझसे कहीं ज़्यादा है, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सर, आपने अभी जिक्र किया है कि इंडिया चाइना रिलेशंस, इतना मैं आपको बता देता हूं कि 3 अफ्रीकी देशों में वो वहाँ की सरकारों का विशेष सलाहकार हूँ और दक्षिण अफ्रीका जहाँ पे ब्रिक्स समिट चल रहा है अच्छी तरह से जानता हूँ मैं उस इलाके को। सर, तीनों ने एक चीज़ हमसे कही थी, अभी गालवान में भी कहा था और चंद्रयान में भी। गालवान में कहा था थैंक यू फॉर स्टैंडिंग अप टू चाइना। आपने ये हम सबको साबित कर दिया है कि वो पेपर टाइगर है। ये अफ्रीकी देश हमसे कह रहे हैं जो चाइना से इन्वेस्टमेंट क्या लोन्स लेते थे। वो आपको याद होगा सर, एक चीज़ होती थी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, 150 देश उसमें फंसे हुए थे और उसमें से 60 अब हैं जो कैसे हम पैसा वापस नहीं कर पाएंगे। और इटली के जो रक्षा मंत्री उन्होंने ये कहा था ये तो बहुत गलत हो गया, विकेड चीज़ हमने कर दी जो हमने साइन किया BRI। तो ये जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है चीन का, ये मर चुका है, कुछ नहीं होने वाला। हमारी कूटनीति अफ्रीका के साथ तो हमारे संबंध सर 150 साल पुराने हैं, चीन तो अभी आया है। हमारी डिप्लोमेसी में हमने अफ्रीकन से ये कहा है आप फैसला करिए आप क्या चाहते हैं, हम आपको नहीं बताएंगे
कुछ पश्चिमी देश हैं, यूनाइटेड स्टेट्स अव्वल था उनमें से, जो लोन देते थे, पैसे देते थे, मदद देते थे, कहते भाई आपको ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। हम ऐसा नहीं करते। हम उनसे कहते हैं कि आप बताइए आपकी प्राथमिकता क्या है, हम आपकी मदद करेंगे। और हमारा फोकस होता है सर कैपेसिटी बिल्डिंग में। दीपक सर, एक छोटा सा मैं आपको चीज़ बताता हूँ। ये 3 अफ्रीकी देश जहाँ पर मैं विशेष सलाहकार हूँ, जब भी जाता हूँ होटल में रुकता हूँ, वहाँ के नागरिक मुझे नहीं मिलते जनरल मैनेजर या फूड एंड बेवरेज मैनेजर या फाइनेंशियल ऑफिसर, हमेशा विदेशी होते हैं, हिंदुस्तानी बहुत होते हैं वहाँ पर। क्यों? क्योंकि उनकी ह्यूमन रिसोर्स नहीं है। तो भारत फोकस कर रहा है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पर, और ये इसकी बहुत सराहना करते हैं। कितनी स्कॉलरशिप्स हम देते हैं लोगों को, यहाँ आके पढ़ते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं। चंद्रयान का भी इतना बता देता हूँ, इन तीनों देशों के नेताओं ने, नॉट द प्राइम मिनिस्टर्स और प्रेसिडेंट, बाकी जो उनके सीनियर लीडर्स हैं, उन्होंने मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस कहे हैं कि मिस्टर एम्बेसडर, हम सब इंतज़ार कर रहे हैं कि चंद्रयान चंद्रमा पर उतरे। ये विजय भारत की नहीं है, ये हम सब की है। सर, इसके बहुत मायने होते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जनवरी में वर्चुअल मीटिंग की थी ग्लोबल साउथ की, 125 लीडर्स ने पार्टिसिपेट किया। नरेंद्र मोदी साहब बोले कि मैं G20 का प्रेसिडेंट भले ही हूं, लेकिन मैं G200 का प्रतिनिधि हूं। तो ये लोग बहुत पसंद करते हैं जब हम इनको इज्जत देते हैं, जब इन पे रोब मारने की कोशिश नहीं करते। और ये तीनों देश जहां मैं काम करता हूं कहते हैं कि हमने भारत को चुना है एज आवर पार्टनर। और सर, मैं जवाब उनको देता हूं, यही है राइट चॉइस बेबी। यही है राइट चॉइस बेबी। बिल्कुल सही कहा आपने। मैं आऊंगा डिप्लोमेसी के बाद मिलिट्री पे आता हूं, इकोनॉमी पे आता हूं, सप्लाई चेन पर आता हूं, चंद्रयान 3 पर भी आऊंगा, क्योंकि आखिरी में मैं दुआ करके, मतलब प्रार्थना करके जाना चाहता हूं, और BRI पर भी आऊंगा। मुझे बहुत अच्छी तरह पता है जनरल सिन्हा, आज से कई साल पहले आपने डिबेट के अंदर मेरी में कहा था ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पूरा नहीं होगा। तो ये पूरा नहीं हो रहा है, इसके पीछे भारत की क्या स्ट्रैटेजी है, उसके बाद मैं मिलिट्री एस्पेक्ट पर आऊंगा। दीपक जी, जय हिंद। और चंद्रयान की सफलताओं के शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे मुखातिब हूं। आपने बड़ा अच्छा सवाल किया BRI का। देखिए, BRI जब रोल आउट हुआ, जिसको ओबोर भी कहते हैं, जिसमें 1 बेल्ट एंड 1 रोड इनिशिएटिव, और वो सिल्क रूट, चाइना का इमरजेंस, सी जिनपिंग का खुद का बेबी, उनकी सोच, और जिस तरह से ये आए थे और 2015 में रोल आउट हुआ था, भारत नहीं ज्वाइन किया था CPEC लेकर के, क्योंकि वो हमारे विवादित जमीन है उससे होकर गुजरती है। और ऐसा भारत उस समय, और हम लोगों का ये मानना था, और मैंने आपके चैनल में कहा था कि कभी भी सफल नहीं होगा। और वो डेट ट्रैप, और बड़े बारीकी से मैं इसको पढ़ता हूं, डेली देखता हूं। तो जो इनकी थी ना कि हम पूरे विश्व के अंदर में एक बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तरीके से हम अपने के वर्चस्व को स्थापित करेंगे, वो जीरो फेल, एब्सोल्युटली फेल। जैसे जीरो कोविड फेल हुआ, जिस तरह से BRI फेल हो रहा है, उनकी इकोनॉमी फेल हो रही है। इसलिए जो सी जिनपिंग ने जिस चीज पे हाथ डालते हैं वो तो खत्म ही सोचिए आप। आपने कहा कि BRI, देखिए BRI इनका एक मुखौटा था, जिसमें पहले उन्होंने एशिया में कहा था, भारत को लेकर के चले थे। भारत को वो कहते थे स्ट्रिंग ऑफ पल्स, कि हम आपको स्ट्रिंग ऑफ पल्स से चारों तरफ घेरेंगे। और फिर उनके मन में ये आई कि चलो हम ये करते हैं, पूरे विश्व को हम घेरेंगे अपने, और डेट ट्रैप में फंसाएंगे। तो आज देखिए दीपक जी, ये तो जीरो, एब्सोल्युटली फेल है। डेट ट्रैप में श्रीलंका को आप देख रहे हैं, चाइना, और देखिए पाकिस्तान की जो हालत होने वाली है वो उससे भी बदतर है। कभी नहीं, ये केवल देश के टुकड़े नहीं कराएंगे, उनकी कॉलोनी, ऐसा वो सोचते थे कि ये सारी की सारी कॉलोनी, और खास करके ब्रिक में, जैसे दीपक बोरा साहब ने बताया कि ये अफ्रीका के अंदर में, उन देशों में, और मैं 2-3 देशों के अंदर में एज ए UN पीस कीपिंग फोर्सेस के अंदर में एज ए टीम लीडर रहा हूं, और इनके उन चीजों को देखा है, खासकर लाइबेरिया, सीरा लियोन, जहां पर आप साउथ अफ्रीका की बात करें, इन देशों के अंदर में यदि आप जाएंगे, जमीनी हालात देखी है मैंने, तो वहां पर भारत के भी हमारे इकोनॉमिक वाले जो हमारे बिजनेस लोग हैं वहां रहते हैं, और चाइनीज आते हैं, इनसे कोई नहीं। तो समय आ गया है दीपक जी, और ये ब्रिक्स के मौके पर जो आप डिबेट कर रहे हैं, और इसको मात देने वाला
क्योंकि ब्रिक को किसने इनके जो BRI को किसने रोका, किसने पूरे विश्व को बताया कि ये नहीं चलेगा। और आप भी इसके माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से और देश के लीडरशिप के माध्यम से जिस तरह से चीजें हुई, उसके बाद आप देखिए, यदि हम इंडो पैसिफिक के अंदर में देखते हैं, क्योंकि वो भी BRI का बहुत बड़ा हिस्सा रहा है, तो आज 2019 में ही हम आए ना, क्वाड का जो संरचना हुई है जिसमें सप्लाई चेन, यदि आप कहते हैं ना BRI क्या, वो भी तो सप्लाई चेन भी तो हिस्सा है, क्योंकि रोड इनिशिएटिव जो कहते हैं ना, जिससे हम लिंकेजेस, तो उसको तोड़ने का काम, उसको नकारा करने का काम। और ऐसा नहीं कि हम चाइनीज को हम उनके अगेंस्ट पड़ गए थे। हमारे तो प्रधानमंत्री इवन देखिए डोकलाम के बाद 2017 में हुई थी, तो वुहान गए थे, उनको समझाया 21वीं सदी दीपक जी, ये सदी है एशिया की, और यदि हम अपने को एलिफेंट कहते हैं, आप ड्रैगन हो, तो आइए हम हाथ मिलाएं, इस सदी को जाने ना दें। सदी की ये थी कि पूरा विश्व कहता था ये सदी है आपकी इकोनॉमी की, और हम लोग एक दोनों 1.4 बिलियन चाइनीज, 1.4 बिलियन इंडियंस, हम साथ चले। हमने वहां नहीं छोड़ा, मोदी जी ने नहीं छोड़ा। 2019 में आपने कहा ना, ब्रिक के बाद इन तिरुवनंतपुरम में इनको बुला करके फिर बताया कि आप आइए, ये भी मौका है। इन्होंने ये मौका गंवाया, और ये गंवाने के बाद जब गलवान हुई, तो आपको याद होगा उस जगह में जहां पर हमने कारगिल वॉर के समय भी, जहां पर हमने अपनी ये की थी एक्लेमेटाइजेशन, वहां की धरती से, कारू की धरती से प्रधानमंत्री ने कहा विस्तारवाद खत्म हुआ, हम इसको खत्म करें। और देखिए विस्तारवाद जो BRI की बात कर रहे हैं, उसी का एक टूल है, एक उनका औजार है जिससे वो विस्तारवाद करना चाहते हैं। तो बड़ा गुड सवाल पूछा है, बड़ा इतना प्यारा सवाल आपने पूछा है, क्योंकि वही इनकी जड़ रही। वो को उसके अंदर में उनका कहते थे ना, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे वर्ल्ड क्लास, सारे फेल हो गए उनके पूरे के पूरे अपने देश के अंदर प्रोजेक्ट जीरो हो गए, जीरो, बिग जीरो। तो ये भारत है, और भारत में अभी भी यदि हम कहते हैं कि बॉर्डर के ऊपर में जो हमारी बॉर्डरें हैं वो तय करेगी, अब ये हमारे प्रधानमंत्री, हमारे आज के प्रेसिडेंट जो लीडरशिप है वो कहता है, वो तय करेगी हमारी और आपकी क्या हमारी दोस्ती होगी, क्या संबंध होंगे। अब दीपक बोरा जी बहुत अच्छी तरह समझते हैं इस बात को, क्योंकि वो डिक्टेट करेगा। ये नहीं कि हमारे सीमाओं में कुछ और हो और हम ये कहें कि हम आपके साथ इकोनॉमी के चीज यदि हमारी बढ़ रही है तो हमारे टर्म्स एंड कंडीशन में बढ़ेंगे। ये नहीं होगा कि हमारे जो हम कहते हैं ना गैप इन बिटवीन, हम यदि आपको यूज करेंगे, क्योंकि हमारी क्षमताएं हैं दीपक जी। ठीक है, मैं जैसे BRI का मतलब ये था कि आप किसी देश में आपने सड़क बना ली, जहां आपने सड़क बनाया वहां मकान भी बनाया, वहां कॉलोनी भी बनाई, और आपका विस्तारवादी अप्रोच पहुंचता रहा। अब मैं सिंह साहब, मैं आपको यहां पर जोड़ूंगा कि BRI फेल हो गया, CPEC बिल्कुल खत्म होने की कगार पर है। क्या डिप्लोमेटिक फ्रंट पे यह कहना उचित नहीं है कि अगर शी जिनपिंग 20 है तो प्रधानमंत्री मोदी 21? नहीं दीपक जी, इसमें तो कोई शक नहीं कि प्रधानमंत्री मोदी जी का लोहा आज पूरी दुनिया मान रही है। और अभी दीपक बोरा जी ने बताया किस प्रकार अफ्रीकी देश भारत की ओर देखते हैं और भारत को अपना मित्र मानते हैं। कोविड एक टर्निंग पॉइंट था दुनिया की डिप्लोमेसी में, और भारत ने उसमें इनिशिएटिव जिस प्रकार से लिए, दुनिया भर के देशों को जिस प्रकार से वैक्सीनेशन भेजी, अपने देश के लोगों को भी चिंता करी और दुनिया भर के देशों को वैक्सीनेशन भेजी, उसको दुनिया भर के लोग मानते हैं। हर देश मानता है कि वो बड़ा इनिशिएटिव था, वो वैक्सीनेशन मैत्री बहुत रंग लेकर आई, और ऐसे समय में जबकि एक त्रासदी थी दुनिया के सामने, तो वो हमको बहुत आगे ले गई दुनिया के अंदर डिप्लोमेसी के मामले में। एक बात, दूसरी बात, जो चाइना का जो विस्तारवाद वाला, ये तो हमारा पॉजिटिव पॉइंट है, चाइना का जो विस्तारवाद वाला मामला है, वो BRI हो या बाकी अन्य तरीके से देशों को इकोनॉमिक ट्रैप में लाकर फिर उसको डेब्ट ट्रैप में करना, फिर उनकी बाजू मोड़कर उनके ज़मीनें, उनके पोर्ट्स, उनके बाकी जो इकोनॉमिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको अपने कब्जे में लेना,
वो इंफ्रास्ट्रक्चर को कब्जे में लेना, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर को, वह दुनिया के ऑलमोस्ट सब देश ने देखा। वो श्रीलंका ने तो देखा ही देखा, वो अब पाकिस्तान में भी समझ में आने लगा कि अब हालांकि वो स्ट्रैप में है पाकिस्तान, क्योंकि इकोनॉमिकली बहुत बुरी हालत में है, परंतु उनके लोगों को समझ में आ गया कि क्या है। उनकी आर्मी के कुछ मजबूरियां अलग हो तो हो, परंतु अफ्रीकन कंट्रीज़ को, म्यांमार को, बाकी सब दुनिया के देशों को समझ आने लगा कि अगर चाइना इन्वेस्ट करेगा तो उसके बदले में हमसे क्या क्या फ्लेंच करेगा, हमसे क्या क्या लेगा, इसका कोई गणित नहीं। जैसे वो पुराने ज़माने में साहू होता था ना, जिसका जो ब्याज जो होता था कई गुना होता था, वो उस प्रकार के साहू हैं ये, जो कि देते समय कुछ और, फिर जब लेते समय आते हैं तो बहुत कुछ साथ साथ हथियार लेते हैं। तो दुनिया देख पा रही है, और हमारी जो प्रधानमंत्री मोदी जी की नीतियां हैं, जिस प्रकार से वह दुनिया के सामने आज एक नया एजेंडा रख रहे हैं, वो सोलर का हो, वो वर्ल्ड इकोनॉमी के इश्यूज़ के ऊपर हो, जहाँ फिर वो किस प्रकार से हम दुनिया के अंदर एक देश, मतलब एक दुनिया को एक तार में पिरोएं, वह भी दुनिया देख पा रही है कि भारत किस प्रकार से अपनी तरक्की नहीं देख रहा, दुनिया की तरक्की देख रहा है, उसके साथ अपनी तरक्की देख रहा है। ये फर्क है चाइना और इंडिया के बीच में, चाइना और भारत के बीच में। ठीक है, मैं समझ गया आपकी बात। अब मैं आता हूं मिलिट्री पॉइंट पर। दीपक वोरा जी, हमारे जो डिसएंगेजमेंट बात चल रही है उसको लेकर कई तरह के सवाल भी उठते हैं, क्योंकि डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है और हमारा जो है डेमोक्रेसी बहुत वाइब्रेंट है। लेकिन मैं एक डिप्लोमेसी के छात्र के तौर पर यह समझना चाहूंगा आपसे कि ये जो डिसएंगेजमेंट का प्रोसेस है ये कितना कंप्लीट हो पाया है और क्या भारत का इसमें अपर हैंड है? मुझसे कहीं ज़्यादा तो जनरल सेना आपको बता पाएंगे, उनकी जानकारी सर्वश्रेष्ठ है। आई रिस्पेक्ट हिम अ ग्रेट डील। सर, डिसएंगेजमेंट बहुत ज़रूरी है। आपने देखा होगा जहाँ जहाँ हम चाइना से बात करते हैं, और मैंने भी ट्रैक 2 मीटिंग्स कई की हैं, तो वो कहते हैं हम इसमें ट्रेड में जाएंगे, इस चीज़ में जाएंगे, उस चीज़ में जाएंगे। हम एक ही चीज़ कहते हैं, वापस कब जा रहे हो जो आपने इलाके पर कब्जा किया। कहते हैं हमको और चीज़ों पर बिल्ड करना चाहिए, डिफरेंसेस को अलग रखिए, जो हमारी अग्रीमेंट्स है उन पे बिल्ड करिए। हमने कहा बॉर्डर से पीछे कब हट रहे हैं। अब वो समझ गए हैं कि वो जो पुछलाते थे हम लोगों को, अब वो काम चलने वाला नहीं है। सर, एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ, अभी आपने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जिक्र किया कि अगर वो 20 है, पिंग पोंग डिंगलिंग पिंग पोंग जो भी उसका नाम है, तो हमारे प्रधानमंत्री किसी एक चीज़ आपको बताता हूँ सर, जब चंद्रयान का लॉन्च हुआ था तो प्राइम मिनिस्टर फ्रांस में थे, बास्ती डे जो उनका स्वाधीनता दिवस है वहाँ पर थे। लैंडिंग हो रही है तो वो साउथ अफ्रीका में है। सर, ये मैं अपने सच्चे दिल से कह रहा हूँ आपको, करोड़ों लोग आपका कार्यक्रम देखते हैं। नरेंद्र मोदी एक ग्लोबल सिटीजन है। वो बात करते हैं G20 में 1 वर्ल्ड 1 फ्यूचर 1 फैमिली। तो जो ग्लोबल सिटीजन होता है वो कहीं भी चला जाता है सर, और सारी दुनिया में इस समय भारत की छवि, मेरे को 50 साल हो गए हैं डिप्लोमेसी में, मैंने भारत की रेपुटेशन ऐसे कभी नहीं देखी। आपने अभी जिक्र किया चाइना ने कुछ देशों को डेट ट्रैप में फंसाया। सर, चाइना खुद क्रेडिट ट्रैप में फंस गया है। जिन लोगों को जिन देशों को पैसे दिए हैं उसमें 150 में से 60 तो कहते हैं हम वापस नहीं करेंगे, कर लो जो करना है। कीनिया में मैं गया था सर, अपने वैक्सीन की बात की थी, वैक्सीन मैत्री की। मैं इतना बताना चाहता हूं सर कि हमारे बीजेपी के प्रवक्ता भी यहाँ है, उनको खुशी होगी ये जानकर। वहाँ के एक मंत्री, जब मैं उनसे मिला आफ्टर हमने उनको वैक्सीन दिए थे, जो 3 देशों में मैं विशेष सलाहकार हूँ उनको भी फ्री में दिए, तो ये कीनियन जो थोड़ी बहुत हिंदी जानते थे मुझे कहने लगे मिस्टर एम्बेसडर आपके लिए मैंने 2 लाइनें सीखी एक बॉलीवुड सॉन्ग की। मैंने कहा बताएं सर, तो कहते हैं हम प्यार से आपको इंडिया वाले, आप छू लेते हैं दिल के तार से इंडिया वाले। इससे बड़ी चीज क्या हो सकती है सर, जो गुडविल है इंडिया के लिए इन देशों में। सर, ये ना हमारे चाचा है, ना हमारे ताए हैं, ना हमारे भतीजे हैं, ना हमारे दामाद हैं, ना हमारे ससुर हैं, लेकिन फिर भी आके प्रधानमंत्री ने, जब हमारे पास वैक्सीन नहीं थी, पूरी नहीं थी, तब भी इनको दी सर। इसीलिए तो वासुदेव कुटुंबकम का जो आज फीलिंग है, सारी दुनिया इसको मानती है कि अगर आज एक चमकता हुआ सितारा, चाइना तो रिसेशन में, आप ये जानते हैं 2 क्वार्टर में उसकी ग्रोथ नेगेटिव, जर्मनी रिसेशन में है, इटली ने तो BRI को ऑफिशियली छोड़ दिया, बोला इट्स अ विकेड डिसीजन। उनके डिफेंस मिनिस्टर का मैं छोड़ के जा रहा हूं, और चाइना तो आग बबूला हो गया, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहा। तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग यही है दुनिया की। चाइना स्टैंड्स, मैं इतना बता, चाइना इज सस्पेक्टेड, इंडिया इज रिस्पेक्टेड। बहुत अच्छी लाइन बोली। शक किया जाता है चीन पे और भारत का सम्मान किया जाता है। ये देखिए 2 शब्दों में आज पूरी की पूरी डिबेट आपने समेट दी। मैं जाऊंगा डिसएंगेजमेंट पर जनरल सिन्हा के पास।
तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त जोहान्सबर्ग में हैं, ब्रिक्स के सम्मेलन में भाग लेने पहुंचे हैं। वहीं पर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग आ रहे हैं। संभावना ये जताई जा रही है दोनों शायद मिल सकते हैं, लेकिन डिपेंड ये भी करेगा कि दोनों के बीच कितनी बातचीत हुई है। अभी तक गलवान के बाद भारत ने बहुत ही टफ स्टैंड लिया था और उसके बाद किसी भी अन्य मुद्दे पर एंगेजमेंट से पहले वो कह रहे हैं कि भैया आप सीमा से पीछे हटिए और पीछे हटिए और पीछे हटिए। जल सिन्हा कि कहां तक पहुंचा है डिसएंगेजमेंट का प्रोसेस, और क्या भारत ने चीन के सामने, अभी तक हम रहते थे ना शायद थोड़ा झुक कर रहते थे कई सालों पहले तक, मैं हाल की बात करूं आपसे, कई साल के पहले तक, क्या अब हम चीन के साथ आंख में आंख डालकर बात कर पा रहे हैं? दीपक जी, आंख में आंख डालकर नहीं, आंख दिखाकर हम शायद बात कर रहे हैं। अब हमारी परिस्थितियां पूरी, ये ऐसा था कि 62 के बाद, मेरे ख्याल से उसके बाद ही 67 के बाद हम आग दिखाने लगे, मगर हमारी बैकिंग में कहीं कहीं कमजोरियां रह जाती थी। ऐसा लगता था कि हम चीन को ये मान के चलते थे कि हमारे बॉर्डर के ऊपर में जो आपकी स्थिति है वो आपके बायलैटरल रिलेशंस में कहीं खलल ना डाले, क्योंकि हम मेरी डिपेंडेंसी चाइना के साथ बहुत बढ़ा ली थी। हमारी ये मजबूरियां, ये हमारी ये फॉल्ट लाइन्स थी, क्यों हम लोगों ने 80 के दशक के बाद, और खास करके राजीव गांधी जब गए 62 के बाद पहली बार चाइना में और बिलीव किया, उसके बाद पूरी की पूरी हमने बहुत सारे पीस एंड ट्रैंक्विलिटी एग्रीमेंट कर लिए उनके टर्म्स में, वन चाइना पॉलिसी संभाल लिया। अभी बात जो आप कर रहे हैं, आपकी जो क्वेश्चन है उस पर आता हूं कि अभी क्या हुआ। देखिए, मई में आपको पता होगा, मई 2019 के बाद, क्योंकि वो हम वहां पर एक्सरसाइजेस करते हैं जिसकी हॉट वाटर की हमारी प्रैक्टिसेस होती हैं, ऑफ अलर्ट होती है, हमारी तरफ भी उनकी तरफ भी, हम उनको इन्फॉर्म करते थे और वो हमारी एक मीटिंग्स के ऊपर में डिसाइड होता था। चाइना ने आपको उस दिखावे में आकर के, जैसा आपको पता होगा, मई के महीने में एक एक्सरसाइज किया था एक्साई चीन के ऊपर में, और ये कार्रवाई कहां से शुरू हुई? जब 2019 में आपको याद होगा, जब हमारा आर्टिकल 370 और 35A की बात और पार्लियामेंट में डिस्कशन हुई थी, तो ये कहा गया था वहां के पार्लियामेंट के कि ये केवल पीओके तक नहीं, जब हम पीओके की बात करते हैं तो अक्साई चीन का भी वो इलाका आता है जो चाइना ने हमारे ले रखा है, और जिसके ऊपर में हम ये कहते हैं कि वहां कुछ भी नहीं उगता है। वहां तो ये कहते थे, ये पहले 62 के बाद था कि वहां पर तो घास भी नहीं उगता, तो उसका जो इलाका पाकिस्तान ने सीड कर दिया था सस्काम वैली को, जो कि आपके ईस्टर्न लद्दाख में पड़ता है, कराकोरम के पास में, उसको भी हम हाथ पे धरे थे। मगर जब हमने कहा 19 और ये एब्सोल्युटली पार्लियामेंट के अंदर कि वो भी इलाका है, जब हम बात करते हैं तो पाकिस्तान चाइना को ये कुछ ऐसा लगा कि कुछ हम करते हैं, और उन्होंने जो उनकी क्लेम लाइन थी और जो 1960 की 62 लड़ाई के 2 साल पहले की एक क्लेम लाइन थी, जिसमें एक्साई चीन का इलाका और ये जो आप देखते हैं स्पांगुर गैप और आपके डैमचौक के इलाके को, खास करके मैं वो ईस्टर्न लद्दाख की बात कर रहा हूं, मैं अरुणाचल की बात नहीं कर रहा हूं अभी, वहां पर उन्होंने कहा कि नहीं, हमारी क्लेम लाइन अलग है। 2020 की एक क्लेम लाइन उन्होंने ठोकना शुरू किया पहली बार, और वहां आए और एक्साइज के बहाने आए और गए नहीं, तो वो हमें इन्फॉर्म करके आए मगर गए नहीं वापस, बहुत सारे फॉर्मेशन। उसका जवाब खास करके जब वो पेट्रोलिंग पॉइंट, आपको याद होगा, गलवान के अंदर में रोकने की चेष्टा की हमारे सुरेश बाबू को, जो बिहार के रेजिमेंट के सीओ थे और वहां थे, और वो जो शहादत हुई गलवान के बाद, उसके बाद पूरी परिस्थितियां बदल गई हैं। क्योंकि वो जो आपका, जब हम दो बात करते हैं, दो बड़े हैं दीपक जी, देपसांग और डैमचौक की बात करते हैं, और जो पेगैंगसो की बात आपने सुना होगा, फिंगर 4, 5, 6, 7, 8 जो उसकी बात होती थी। उसके बाद कैलाश रेंज आपको पता होगा कि हमने गलवान के बाद कैलाश रेंज में हम पहली बार गए 62 के बाद, पहली बार पूरा का पूरा कैलाश रेंज, और बहुत बड़ा इलाका है ये, जो चुशूल का इलाका कहते हैं, पूरा जो आपके पेगांगसो के नीचे जो हमने पकड़ लिया, उनकी धरती, उनकी जमीन की धरती खिसक गई,
और ये क्योंकि झूठ सच चलता है हमारे यहाँ पॉलिटिकल डिबेट्स के अंदर में, कोई उसको कहता है कि आपकी जमीन को हक, उनकी जमीन को तो यदि कोई हक आया तो हमने हक आया, वो नहीं कह रहा हूं जो 62 की लड़ाई के बाद की बात है। उन्होंने ट्राई की, एक वाई जंक्शन है जो आप गलवान को कहते हैं, हम उसको पेट्रोलिंग पॉइंट 14 कहते हैं, 13 कहते हैं, 3 नहीं कहते हैं, वहां पर आज के दिन में कुछ है क्योंकि 67 पेट्रोलिंग पॉइंट है, उनको भी पेट्रोलिंग नहीं करने दिया जा रहा है, हम भी पेट्रोलिंग नहीं कर, क्योंकि हम एक दूसरे के साथ आमने सामने। हमारा कहना यह है दीपक जी कि आप अपनी जो स्थिति आपकी थी, जो मई के पहले जो एक्सरसाइज करने आप आए थे और आपने धोखे से वहां बैठ गए, उसमें जाइए, ये हमारी स्टैंड है आज के दिन में। और देखिए इसके अलावा आपने यांगसे नाम सुना होगा जो कि अरुणाचल में है, और वहां पर भी झड़पें होती हैं, इस बार भी हुई थी, और वहां पर भी हमारी परिस्थिति यह है, जितने भी डिस्प्यूटेड एंड सेंसिटिव एरिया हैं वहां हम आज डोमिनेटिंग पोजीशन में हैं। जो वो एक पेगेंगसो का इलाका है जो नदन बैंड का हम बात करते हैं, जो फिंगर 4 से लेकर 8 तक, वो वहां हावी हो चुका था आफ्टर कारगिल वॉर 99 के बाद। उसकी जरूरत हो गई थी कि वो रोड बनाने, और हम कुछ ज्यादा नहीं कर रहे थे। आज वो फिंगर 8 में चला गया है, उसको जाना पड़ा है, और आज 60,000 ट्रुप माउंटेन स्ट्राइक कोर्स 2-2। तो ये हमारे लिए, हमने इस चीज को अपने अपॉर्चुनिटी में बदला है और आंख दिखा रहे हैं, और ये चीज चाइनीज को पता है माउंटेन वॉरफेयर में। यदि ये चीजें होंगी तो आने वाले लासा हमारे अंदर होगा। तो इसको तो मैं अपॉर्चुनिटी देखता हूं, और सी जिनपिंग को भी ये समझ में आ चुकी है। उनकी जिस तरह से BRI आपने पूछा, जैसे जीरो कोविड सिंड्रोम, जो उनका जो भी था विस्तार, सारी चीज धरा के धरा रह गई। आने वाले समय में ये चीन को समझ में नहीं आएगी तो समझानी पड़ेगी। ठीक है, मैं सीधे चलता हूं आरपी सिंह साहब के पास। आरपी सिंह साहब, आप कैसे देखते हैं वर्तमान परिस्थितियों को? देखिए दीपक, अभी जनरल साहब ने आपको बड़ी विस्तार से एक एक पार्ट का, एक एक हिस्से का, लद्दाख का, अरुणाचल का सारी जानकारी दे दी। होता यह है कि हमारे देश में कुछ लोग राजनीति करते हैं और चाइना जैसे मामले में भी राजनीति करते हैं। मुझे कहते हुए गुरेज नहीं, क्योंकि उनकी कुछ अपने इंटरेस्ट हैं। मैं एक किताब पढ़ रहा था जनरल जे सिंह की, मैकमोहन लाइन, उसमें नेहरू जी ने कभी 1956 में कहा था, वी फोरसी नो मिलिट्री थ्रेट, यू कैन स्क्रैप द आर्मी। ये चाइना के संदर्भ में कह रहे थे, और यही बात, लगभग ऐसी बात 2019 के अंदर एंथनी साहब जो डिफेंस मिनिस्टर थे, वो पार्लियामेंट में कह रहे थे कि हम अपने यहाँ की सड़कें इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे क्योंकि वो चाइना आकर उस पर कंट्रोल कर लेगा, चाइना को रास्ता मिल जाएगा, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाना वहाँ पर। आज दोनों बुद्धिजीवी बैठे हैं, एक डिप्लोमेट है, एक जनरल है, आर्मी मिलिट्री एक्सपर्ट है, दोनों बता सकते हैं कि जितना इंफ्रास्ट्रक्चर पिछले 9 साल में पूरे उस बॉर्डर एरिया में बना है, जितनी रोड्स बनी हैं, जितने ब्रिजेस बने हैं, वो पहले कभी हुआ नहीं। कि जो गलवान वाला मामला था वो भी उसी के चलते था। तो और उसका भी जो अभी जनरल साहब बता रहे थे कि बिहार रेजिमेंट ने बहुत तगड़ा जवाब दिया, हमारे लोग शहीद हुए, परंतु उनके भी कुछ 36 लोग मरे। तो ये समझ में आना चाहिए कि आज वैसा भारत नहीं है कि जो कहे कि अगर कुछ बाल नहीं उगते तो क्या फर्क पड़ता है, अगर सिर गंजा तो दे देना चाहिए, अगर कोई ज़मीन खाली है बंजर है तो दे देनी चाहिए। आज वैसा वाला भारत नहीं है। और जो लोग ये प्रश्न उठाते हैं कि नहीं हमारी कोई ज़मीन हड़प ली, अभी राहुल गांधी गए थे कि यहाँ के लोग कह रहे हैं कि हमारी कोई ज़मीन हड़प ली चाइना ने लद्दाख की। जब उनसे हम पूछते हैं कि कोई व्यक्ति तो खड़ा करो जिसने आपको कहा, कोई जवाब नहीं मिलता। कौन से गाँव से लोग थे वो बता दो, कोई जवाब नहीं मिलता। ये उसी प्रकार की बातचीत करते हैं जैसे अभी जब वो भारत जोड़ो यात्रा के दौरान बोले कि एक महिला ने मुझे कहा कि मेरा शोषण हुआ कश्मीर के अंदर, जब कहा जाकर पुलिस ने पूछा तो कोई जवाब नहीं। असल में क्या है कि इस प्रकार के जो जितने मामले हैं, इससे देश की सुरक्षा एजेंसीज को मनोबल कम होता है, आप उनके मनोबल पे कचोट लगाते हैं। जब आप कहते हैं कि 20 जवान मारे गए और उस पर प्रश्न उठाते हैं तो आप उनके मनोबल को तोड़ते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। और आप दूसरी ओर अपनी पर्सनल डिप्लोमेसी अलग करते हैं, आप उनके साथ जाकर लंच भी खा लेते हैं चाइनीज एम्बेसडर के साथ।
जब गलवान हो रहा होता है। आप बाकी सब कुछ वो करते हैं जो देश के हित में नहीं है। जैसे कि एक करारनामा कर रखा है चाइना के साथ, जो दुनिया और देश मांगती भी, वो बता दीजिए क्या करारनामा किया था राहुल गांधी ने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के साथ, उसका कोई जवाब नहीं मिलता। उससे पहले राजीव गांधी फाउंडेशन में पैसे आए, वो किस खाते में आए, उसका क्या हिसाब किताब है, कोई जानकारी नहीं मिलती। तो दिखता है कि जो चाइना के पक्ष में या जहाँ हमारी सेना पर जो प्रश्न उठाते हैं वो क्यों उठाए जाते हैं और किस लिए उठाए जाते हैं। परंतु मैं अब भी निवेदन करूंगा कि आप कृपा कर ऐसे सेंसिटिव मैटर्स को आप अपने राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए मत यूज करें। ठीक है, मैं चलूं उससे पहले आज का देश आज दुआ कर रहा है। 140 करोड़ लोग हाथ उठा के प्रार्थना कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि चंद्रयान 3 कल 6:04 पर चांद पर अपना परचम लहरा दे। दीपक वोरा साहब, आप तो शेरो शायरी भी कर लेते हैं, आप तो सब कुछ कह लेते हैं। आपने चांद को लेकर बड़े गाने सुने होंगे। चंदा मामा दूर के अब बन जाएगा। अरे चंदा मामा दूर का ही थोड़ी जनरल, अब तो चंदा मामा पास के हो जाएगा। सर इतना बता देता हूँ, मेरी एक ही पत्नी है 40 साल से, और जब मैं कोट कर रहा था उसको तो मैंने कहती है यू प्रॉमिस्ड मी द मून, अभी वो यूरोप में है, कि आपने तो मुझे वादा किया था चंद्रमा का, अब लेके जाओ वहां पर, तब ले जाना पड़ेगा सर। आप थोड़ा लोन दीजिएगा किसी बैंक से, लेके 2 टिकटें खरीद लो। सर आप तो किसी भी अफ्रीकी देश से ले आएंगे। 1-1.5 करोड़ रुपए लगता है सर आजकल, और चांद पे जाना तो स्पेस पे जाने से भी सस्ता होगा। 72 साल की मेरी उम्र है, बहुत कम समय बचा है, लेकिन खुशकिस्मती है कि मेरी जिंदगी में मैंने देखा है किस तरह से भारत का कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल विल पावर, यानी कॉम्प्रिहेंसिव जो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट है, आत्मसम्मान है, आत्मविश्वास है और आत्मनिर्भरता है, कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल विल पावर के जरिए हम चंद्रमा पर जा रहे हैं। और सर मैं आपको बता देता हूं कि जो ब्रिक्स का समिट वगैरह हो रहा है, चीन ने भी कोशिश की, रूस ने भी कोशिश की, खैर साउथ अफ्रीका और ब्राजील को तो भूल जाइए, समस्या बहुत है वहां, लेकिन भारत एकमात्र देश। सर पहाड़ी पर अगर एक चमकता हुआ चेहरा है, एक चमकती हुई इमारत है, उस इमारत का नाम भारत है। सर गर्व है हमें, वाकई गर्व है, और हमें अपने वैज्ञानिकों पर गर्व है। आरपी सिंह साहब आप कुछ कहना चाहते थे, बताइए। आपने भी गाने सुने होंगे बड़े। नहीं, मुझे समझता है कहना दीपक नहीं, मैं गाने नहीं, मैं तो दीपक जी की बात को आगे बढ़ा रहा हूं कि दीपक जी आपकी उम्र बहुत लंबी हो। हम प्रार्थना करते हैं कि आपकी उम्र बहुत अच्छी रहे और लंबी रहे, और अगले 5 साल में तो हम चंद्रमा पे कोई ना कोई अपने यहाँ से भेजेंगे, किसी ने व्यक्ति को भेजेंगे, और सुनिश्चित आपका भी अगले मोदी जी आएंगे और आपका भी नंबर आएगा, चिंता मत करिए, सुनिश्चित आप भी चंद्रमा भाभी के साथ जाएंगे। मतलब ये तो आप तो आरपी सिंह साहब आपने नेता वाली बात कर दी आज। एम्बेसडर साहब के साथ आपने नेता वाली बात कर दी, वादा कर दिया उनको चांद पे पहुंचाने का। अच्छा सुन लीजिए दीपक सुन लीजिए, मैं अच्छा नेता वाली बात नहीं, मेरी बात पकड़ लीजिए। अगले कुछ 2-3 साल में हमारे यहाँ से नहीं हमारे 2-3 साल में हमारे यहाँ से कोई ना कोई हमारे यहाँ से व्यक्ति कोई ना कोई भेजा जाएगा चंद्रमा पे। ऐसा नहीं है, ये 2-3 साल की बात है, ज्यादा दूर की बात नहीं है। और उसके बाद फिर तो अगला रास्ता थोड़ा आसान होगा, दीपक जी का नंबर आ सकता है। बिल्कुल बिल्कुल आएगा। मैं तो यही दुआ करूंगा, प्रार्थना करूंगा भगवान से कि दीपक जी का नंबर जरूर आए और मैम के साथ वो जाएं चांद पर। मैं तो यही कहूंगा। जल्द से ना आप क्या कहेंगे चंद्रयान 3 पर? दीपक जी ये तो शुरुआत है, देखिए ये तो फतेह हो गई ही ऐसा मुझे लगता है। और मैंड मिशंस का ये 1 साल के बाद ही हमारा मैंड मिशन पूरी तैयारी हो चुकी है, जहां पर हम अपने कदमों को रखेंगे। इसके पहले हमारे स्क्वाड्रन लीडर शर्मा तो गए हैं वहां पर, मगर हम चांद सितारों से शायद अब आगे निकल रहे हैं। आपको शायद आपके दर्शकों को पता होना चाहिए कि 26 अगस्त इसी 2023 को एक L1 ऑर्बिट के अंदर में हमारा आदित्य, आप उसको कवर करेंगे, सन के ऊपर में स्पेस क्राफ्ट जा रही है। और कितने दिन बाद? 3 दिन बाद, क्योंकि आज हम चंद्रयान की बात कर रहे हैं, तो चांद सितारों से भी ऊंचे हम सूर्य की तरफ देख रहे हैं और वो लॉन्च हो रही है 3 दिन बाद। आप शायद अपने खबरों में उसको कवर करेंगे, क्योंकि हम चीजों को बहुत बारीकी से हम लोग देखते हैं। और ये डिफरेंट लेयर्स, सन आप सोचिए 7 जो सन के नजदीक आप जाएंगे तो आप पिघल जाएंगे, वहां पर हम जरूरत कर रहे हैं। और डिफरेंट लेयर्स ऑफ सन और 7 पेलोड के साथ जा रहे हैं 3 दिन बाद।
तो चंद्रमा तो हमारे हम लोग, हमारी दादियां कहती थी, हमारी नानियां कहती थी, वो तो हमारा अपना चंदा मामा का है, उसमें हम जरूर पहुंचेंगे। और भारत के लिए ये स्वर्णिम काल का भगवान करे, क्योंकि मैंने भी अपना शुरू किया शुभकामनाओं के साथ, मुझे पूरा यकीन है कि हम इससे भी आगे निकलेंगे। बिल्कुल हम इससे आगे जाएंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूं आपको कि मतलब भारतीय सभ्यता और संस्कृति कितनी महान है, ये इसका एक सबूत है कि आपने चांद पर हम पहुंच रहे हैं, कल सूरज की तरफ हम आदित्य को भेजने वाले हैं। और हनुमान चालीसा के अंदर कैलकुलेट करके बताई गई है कि भारत, पृथ्वी और चांद की दूरी कितनी है। और हमारे यहाँ माना जाता है कि हनुमान चालीसा में भगवान हनुमान ने जो है वो ली लिया था एक बार सूरज को एप्पल जानकर। सो इंडियन साइंटिस्ट और इंडियन साइंस और इसका जो पूरा का पूरा सिस्टम है वो बहुत बहुत महान है, मैं यही कहूंगा। और सर, करोड़ों लोग आपका कार्यक्रम देख रहे हैं, एक संदेश दे दीजिएगा सभी करोड़ों लोगों को। अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है, लेकिन हमारी पार्टी इसके बाद भी होगी। और उससे पहले हम आपको दिखा देते हैं हेडलाइंस। और दे दीजिए दीपक जी। ये पार्टी शुरू नहीं, ये पार्टी अब निरंतर चलती रहेगी। ये जो स्पेस की पार्टी निरंतर चलती रहेगी, और जब तक चलती रही जब तक दीपक जी को भेजेंगे नहीं। ठीक है। जी न्यूज़।